नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको कोरोना वायरस से जुड़ी खबरों के बारे में बताते हैं, क्या सच है, क्या झूठ है और अफवाहों को दूर करते हैं। साथ ही हम दुनिया भर के बड़े डॉक्टर्स और नामी गिरामी एक्सपर्ट्स के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज भी लेकर आते हैं और नई नई स्टडीज के बारे में भी बताते हैं। लेकिन आज जो चर्चा करने वाले हैं वो दिल्ली से जुड़ी हुई है। दरअसल दिल्ली में कई सख्त और कड़े कदम उठाए गए हैं क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं, मौतों का आंकड़ा भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने कई सख्त कदम उठाए, लेकिन एक बात जो सरकार ने साफ कर दी है वो ये कि लॉकडाउन बिल्कुल नहीं किया जाएगा। दिल्ली में जिस तरह की भीड़ बाजारों में उमड़ी, उसके बाद सरकार ने यह तक कहा कि कुछ ऐसे इलाके जहां पर हॉटस्पॉट बन सकता है वहां पर हम लोकल रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं। लोकल रिस्ट्रिक्शन इस फ्रेज का इस्तेमाल किया गया, लॉकडाउन से साफ इनकार किया गया है। आज भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री कुछ मार्केट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, उन प्रतिनिधियों के साथ, और जानने की कोशिश करेंगे कि बाजारों में फैलाव को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। फिलहाल जो कदम है उसमें मास्क को लेकर के जुर्माना बढ़ा दिया गया है, वेंटिलेटर और आईसीयू बेड्स की संख्या को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन इसके एकदम उलट है अहमदाबाद, जहां पर स्थिति बिगड़ती नजर आई और जब ऐसा हुआ तो वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया। यानी कि आज रात से सोमवार सुबह तक एक कंप्लीट कर्फ्यू लगाया गया है और उसके बाद से एक रात का नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जिसका अभी कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है। यह अनिश्चितकालीन है, यानी रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक आप बाहर नहीं निकल सकेंगे अगले हफ्ते से। और इस वीकेंड तो आप रात को बाहर जा ही नहीं सकते और पूरे दिन में भी आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। ये दो कॉन्ट्रास्ट हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि शहरों के रिस्पॉन्स कैसे होते हैं ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर पुनीत मिश्रा पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं और WHO फेलो हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। साथ ही में डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा भी हैं, जो कि हेड ऑफ न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर मिश्रा, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। अहमदाबाद का जो इस वक्त रिस्पॉन्स आया है, वहां पर इस वक्त केसेस अगर आप दिल्ली के मुकाबले उसे कंपेयर करें तो शायद कंपेरेबल नहीं है, लेकिन उनका जो रिस्पांस आया है वो कहीं ना कहीं ये जताता है कि सरकार और वहां का लोकल प्रशासन ये मानता है कि अगर किसी तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं तो शायद इसका असर केसेस पर पड़े। लेकिन दिल्ली में साफ कर दिया गया है कि किसी तरह का लॉकडाउन इस वक्त नहीं सोचा जाएगा। आप क्या मानते हैं, दिल्ली किस स्थिति में है? क्या यहां पर अभी कड़े रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत है या नहीं? देखिए, जिस प्रकार से कोरोना फैल रहा है और जो इसके फैलने के तरीके हैं वो हम सभी लोग जानते हैं कि जहां पर भीड़ भाड़ हो रही है या लोग बिना मास्क के मिल रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे हैं, वहां पर ये केसेस बढ़ रहे हैं। और ये समस्या दिल्ली या अहमदाबाद की नहीं है, ये पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे तो सारे विश्व में ये समस्या पाई जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि इस पे हम किस प्रकार से नियंत्रण करें। तो एक बात तो ये है कि जब हमारे पास वैक्सीन या दवा आएगी तब तो हमारे पास सुविधा होगी इस चीज के लिए, लेकिन जब तक दवा नहीं है या वैक्सीन नहीं है तब तक क्या किया जाए। देखिए, पूर्ण तरीके से लॉकडाउन करना या नहीं करना ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है। सरकार की जिम्मेदारी जहां तक बनती है वो ये चाहती है कि लोग कम से कम इस बीमारी से प्रभावित हों और कम से कम मृत्यु हो। उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है जो जनता होती है। अगर जनता इतनी जागरूक है कि उन सारे चीज़ों को मानने में हिचकिचाहट नहीं करती है, मास्क को लगा रही है और सारे प्रिकॉशंस ले रही है, तो हम इस बीमारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, पिछले दिनों त्यौहार का सीजन रहा है, बाजार खुले हैं, तो काफ़ी सारे लोगों ने बिना प्रिकॉशंस के बाजार में अननेसेसरली भीड़ लगाई है या घूमने निकल गए हैं जहाँ पे आवश्यक कार्य नहीं है, जिसकी वजह से इतने केसेस बढ़े हैं। तो अब ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर जनता नहीं सुन रही है तो किस प्रकार के जो निर्णय हैं वो लिए जाएं। सरकार ये देखती है कि इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो भी न प्रभावित हो, क्योंकि सरकार चाहती है हर आदमी का जो रोजगार है वो बना रहे और साथ ही साथ जो बीमारी है वो भी ना बढ़ने पाए। तो इस बारे में जो विभिन्न सरकारें हैं वो वहाँ की जो लोकल परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए जो भी उचित निर्णय होता है वो लेती हैं। जहां तक बात इस चीज की है कि जो अभी फैलाव हो रहा है, जरूर ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि अगर इतने सारे लोगों को बीमारी हो जाए कि अस्पताल के अंदर बेड्स मिलने में दिक्कत हो
या वेंटिलेटर्स नहीं हो या आईसीयू नहीं हो, क्योंकि 10-15% लोगों को आईसीयू केयर की या सघन चिकित्सा की जरूरत होती है। अगर ये सारी चीजें उपलब्ध नहीं हो पाएंगी, अगर बहुत ज्यादा संख्या में मरीज पहुंचते हैं, तो जरूर कुछ ऐसे कदम लेने चाहिए, जैसे कि आपने बोला कि रेस्ट्रिक्टेड लॉकडाउन है। पूर्ण तरीके से तो लॉकडाउन में नहीं कहता हूँ, ये बात सही है कि पूर्ण लॉकडाउन आसान नहीं होता है। डॉक्टर धमीजा, हमने अभी जो सेकंड वेव यूरोप में देखी, उसमें कहीं ना कहीं अब फ्रांस ने उसे डाउन टर्न करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लग गए। जर्मनी में भी पार्शियल लॉकडाउन है, तो उसका असर दिख रहा है। तो मार्केट्स पर कहीं ना कहीं कोई पाबंदियां लगाना, या ऐसे जगह जहां पर लोग जमा होते हैं और कभी कभार बिना बात के होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी वर्ल्ड ओवर काम करती हुई नजर आई है। अंजलि जी, इस पे अभी स्टडीज भी हुई हैं कि जो लॉकडाउन्स जो है विश्व में हुए हैं, उनका कितना इफेक्ट हुआ है इस ट्रांसमिशन को रोकने के लिए, और वो स्टडीज के रिजल्ट आने बाकी हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि आज के समय में जब ये पोस्ट दिवाली और पोस्ट फेस्टिवल सीजन और विंटर्स और पोल्यूशन का जो कॉकटेल हमारे सामने हुआ है दिल्ली में, उसके घातक परिणाम हम देखने वाले हैं। अभी आगे और भी आएंगे, क्योंकि एक नेचुरल हिस्ट्री है वायरस की। आपको वायरस का एक्सपोजर हुआ है, उसके बाद आपके सिम्टम्स आएंगे, फिर आप टेस्ट कराएंगे, फिर आप पॉजिटिव निकलेंगे, फिर उसके बाद 80 से 85% लोग जो हैं वो माइल्ड या एसिम्टोमेटिक या अपने घर पे आइसोलेशन में रहेंगे। 10% लोग जो है हॉस्पिटल में जाएंगे, उनमें से कुछ 1 से 2% या 3% आईसीयू में जाएंगे, और एक जो है एक 1% के आसपास जो है मोर्टेलिटी भी है। सो इसमें एक टाइम लैग है, जिसको हम टाइम लैग बोलते हैं, फ्रॉम द एक्सपोजर टू पॉजिटिविटी एंड देन एक्सपोजर टू मोर्टेलिटी और सिकनेस और आईसीयू। सो ये टाइम लाइन जो देखा गया है, ये 2 हफ्ते के आसपास चलता है, और जो एक्सपोजर अभी दिवाली से पहले हुआ भरी मार्केट्स में और क्राउडिंग पे, उसका असर अब आज की तारीख में आ रहा है और अगले 1 हफ्ते में भी आएगा। सो इस टाइमलाइन को देखते हुए ये सरकार ने कदम उठाए हैं, और ये जो मास्क वाला जो कदम है वो लॉकडाउन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक जनता अपनी सुरक्षा खुद की जिम्मेवारी नहीं लेगी, तब तक चाहे कोई भी लॉकडाउन या रिस्ट्रिक्शन हो, या आप इकोनॉमिक स्लो डाउन करें या लोगों को रोकें, जब तक आप अपने आप को नहीं संभालेंगे। एनफोर्समेंट भी बहुत जरूरी है। अगर लोग नहीं मानेंगे तो ये भी एक तरीका है कि एनफोर्समेंट की जाए और लोगों को ये जो है डेटरेंस दी जाए कि अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो आपको जुर्माना या पेनल्टी देनी पड़ सकती है। वो भी एक कंट्रोल करने का, मिटिगेशन का एक तरीका है, ताकि लोग समझें। और अगर ये आपने देखा होगा कि ड्राइविंग के फाइन्स पहले कम थे, जैसे ही ड्राइविंग के फाइन बढ़े तो लोगों ने ये ड्राइविंग की जो वायलेशन है वो बहुत कम हो गई। ऐसे ही मास्क पहनने की जो प्रवृत्ति है, आप देखेंगे कि मैं अपने हॉस्पिटल में बैठा हूं, अपने ऑफिस में हूं, मेरे रूम में कोई भी नहीं है, फिर भी मैंने अपने मास्क अपने पास रखा हुआ है। जैसे ही कोई आता है तो मैं उसी टाइम जो है मास्क पहनता हूं। तो ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये बिहेवियरल चेंज है। सो जब हम बात करते हैं कि 2 गज की दूरी और सैनिटाइजेशन और जो मास्क है जरूरी, इसके साथ साथ चौथा पॉइंट जो बिहेवियरल चेंज है, ये सब लोगों को हमने बता दिया, सब लोगों को पता भी है, लेकिन उनको चेंज लाना, उनको उसको रेगुलरली और रिगरसली यूज करना, मास्क को या ऐसे जो पब्लिक हेल्थ मेजर्स को अपनी दिनचर्या का पार्ट बनाना, वो बहुत जरूरी है। और उसके लिए प्रधानमंत्री का भी जन आंदोलन, हमारा भी जन जागरूक अभियान जो है और जन भागीदारी जो है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर इससे काम नहीं चलेगा तो सरकार का कदम बिल्कुल जस्टिफाइड है। डॉक्टर, बट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इन सब चीजों को लोगों को अपनी आदत में लाना होगा। लॉकडाउन तभी काम करते हैं या कोई भी चीज तभी काम करती है जब लोग समझते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का। अब बात करते हैं फेलुदा टेस्ट की। फेलुदा, ये जो टेस्ट है ये भारत में बनाया गया है, बहुत जल्दी रिजल्ट देता है, और जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि ये आरटी-पीसीआर के मुकाबले का टेस्ट है, और इस टेस्ट को अब लॉन्च कर दिया गया है दिल्ली में, और जल्द ही ये लोगों को मिलने लगेगा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर देवज्योति चक्रवर्ती जुड़ गए हैं, जो कि इसको बनाने वाली टीम का ही हिस्सा है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आरटी-पीसीआर के मुकाबले ये कैसे है, ऐसी क्या खासियत है इसमें? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। आरटी-पीसीआर जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है, इसका थोड़ा ऑडियो खराब है। DCGI और ICMR गाइडलाइंस की एडवाइजरी के अनुसार ये फेलुदा टेस्ट जो है ये आरटी-पीसीआर टेस्ट रिप्लेस कर सकता है। यानी कि जो फेलुदा टेस्ट करता है उसको दोबारा आरटी-पीसीआर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी टेस्ट की जो एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी है वो आरटी-पीसीआर की तरह ही लगभग सेम है, इसलिए वो उसका एक्यूरेसी काफी ज्यादा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आरटी-पीसीआर क्योंकि मुश्किल टेस्ट होता है, लंबा वक्त लेता है, ऐसे में ये टेस्ट काम आएगा। लेकिन
क्या हमारा ये भारत का टेस्ट दूसरे देशों पे भी जाएगा? क्या एक दिन हम ये देख सकते हैं? हमारे पास तो जब से ये लॉन्च हुआ है तब से बहुत सारे इंक्वायरीज आ रहे हैं, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया के बहुत सारे कंट्रीज से। तो डेफिनेटली इंक्वायरीज अच्छा आ रहा है, इसका डिमांड भी बहुत ज्यादा है। पर इसको जो रैंप अप करना है प्रोडक्शन, ताकि उस लेवल तक हम पहुंच सके इंडिया और इंडिया के बाहर जा सके, वो जो टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स है उनको एक्चुअली फाइनली उसको प्लान करना कैसे और भी जल्दी से रैंप करना पड़े प्रोडक्शन को, ताकि वो डिमांड पे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि हमारा ये टेस्ट दूसरी जगह भी पहुंचे और सबके काम आए। फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि आखिर क्यों बढ़ रही है कान की बीमारी, और साथ ही जानिए अपने भेजे हुए सवालों के जवाब। हमारे खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ अभी भी मौजूद है डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा, जो कि हेड ऑफ न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के। धमीजा साहब, हमारा पहला सवाल जो भेजा है वो दिल्ली से सोनल शर्मा ने भेजा है, सुनिए। नमस्ते, मेरा नाम सोनल शर्मा है और मेरा प्रश्न यह है, क्या कोई कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति जिसमें कोई भी लक्षण नहीं है वह दूसरे लोगों को संक्रमित कर सकता है क्या? धन्यवाद। डॉक्टर जी बिल्कुल कर सकता है संक्रमित, और ऐसे पेशेंट्स को हम एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स बोलते हैं, जिनको कोरोना तो है लेकिन उनमें लक्षण नहीं आए हैं और वो फिर भी जो है वायरल को स्प्रेड कर सकते हैं थ्रू देयर ड्रॉपलेट्स एंड दूसरे तरीके से। सो ये कहना कि एसिम्टोमेटिक है तो वो सेफ है, ये बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए सरकार की भी हिदायत है और ये गाइडलाइंस हैं कि अगर आपका कोरोना पॉजिटिव है या आपको इवन एक्सपोजर भी हुआ है तो या तो क्वारंटाइन में जाएं, खुद को सेल्फ आइसोलेट करें। अगर आपका कोरोना पॉजिटिव आता है तो फिर आपको सरकार इन्फॉर्म करती है कि आप होम आइसोलेशन रखें, और उसमें जो हिदायतें हैं वो पूरी की पूरी रखें। आपके पास अलग से कमरा होना चाहिए, आपके पास अलग से टॉयलेट होना चाहिए, आपका एक केयर गिवर भी होना चाहिए, और ये सब हिदायतें जो है आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। चाहे आपको लक्षण नहीं है तो भी कुछ पेशेंट्स में ऐसा भी देखा गया है कि उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो सकता है बिना किसी लक्षण के, तो इसीलिए हैप्पी हाइपोक्सिया का नाम भी इसे दिया गया है। सो अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है, अगर उसके लक्षण नहीं भी हैं तो भी उसको वही हिदायतें हैं, वही प्रिकॉशंस हैं, ताकि वो दूसरों को संक्रमित ना कर पाए। बिल्कुल, आपका दायित्व और भी बढ़ जाता है ऐसे में। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, जो कि राजेश शर्मा ने भेजा है। नमस्कार, मेरा नाम राजेश शर्मा है। मेरा प्रश्न ये है कि अगर मेरे बच्चे को कोरोना वायरस के लक्षण हैं तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? धन्यवाद। डॉक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये देखा गया है कि अब स्कूल भी शायद खुलने की तैयारी में थे और आगे भी खुलेंगे। तो अगर किसी बच्चे को कोरोना है तो बच्चों में ये देखा गया है कि ज़्यादा सीरियस कोरोना नहीं होता है, लेकिन बच्चे दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। अगर हमारे इंडियन फैमिली सिस्टम में जहाँ मल्टी जनरेशनल फैमिलीज हैं, जहाँ बच्चे, उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स इकट्ठे रहते हैं, तो उनको बच्चों के थ्रू जो है संक्रमित होने का चांस ज़्यादा है। और बुजुर्गों में, अगर बच्चों में माइल्ड भी इलनेस है तो बुजुर्गों में सीवियर इलनेस हो सकती है, ज़्यादा सीवियर हो सकता है, और उनको जो है ज़्यादा लक्षण और ज़्यादा आईसीयू की ज़रूरत और ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। और इसलिए बच्चों से अगर उनको कोरोना पॉजिटिव है तो उनकी पेरेंट्स की जिम्मेवारी बनती है कि उनका ध्यान रखें और बड़े लोगों से या ग्रैंड पेरेंट्स से दूर रखें उनको। जी, हमसे बात करने के लिए और जवाब देने के लिए शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। धन्यवाद। चलिए अब बात करते हैं मुंबई की, क्योंकि लॉकडाउन में लोग कई तरीके से परेशान हुए, घर में बंद रहे, काम भी घर से ही कर रहे थे, जो भी हो रहा था वो सब कंप्यूटर पर हो रहा था। ऐसे में अब एक नई चीज देखने को मिली है। मुंबई के अस्पतालों में कान की समस्या वाले मरीजों की संख्या में बड़ा इजाफा देखा गया है। ऐसा लॉकडाउन के समय एयरफोन के इस्तेमाल की वजह से हो रहा है। कान में अलग अलग बीमारियां देखने को मिली हैं। तो फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आपको याद दिला दें कि मास्क हमेशा लगाएं, देह की दूरी बनाए रखें और हाथों को साफ रखें। नमस्कार।